पढ़ने वाले हैं कविता के बहाने। कुंवर नारायण की रचना को बहुत ही सरल ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो रचना है वो बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है और जानेंगे इसके बारे में। ये कुंवर नारायण के द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है, जिसका नाम है कविता के बहाने। इन्होंने चिड़िया के माध्यम से, उसके अलावा फूलों के माध्यम से और बच्चों के माध्यम से कविता की तुलना की है। पहला हम पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने चिड़िया से कविता की तुलना की है, यानी चिड़िया को माध्यम बनाकर कवि ने कविता के अस्तित्व पर अपनी बात रखी और लिखा है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी कवि कह रहा है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान है, जैसे वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। यानी चिड़िया के समान कविता भी जो है वो नई नई कल्पनाओं के समान उड़ती रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी लेकिन कविता की उड़ान जो है वो असीमित होती है और चिड़िया की उड़ान एक सीमा तक होती है। इसलिए बाहर भीतर, यानी बाहर भीतर इस घर से उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है, जबकि कविता को कल्पनाओं के ऐसे पंख लगे रहते हैं कि वह घर से बाहर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भर लेती है। चिड़िया अपनी सीमा में बंधी होने के कारण कविता की काल्पनिक उड़ान को नहीं जान पाती है। इनका कहना है कि पक्षी की उड़ान सीमित होती है और कविता या किसी रचना का अस्तित्व व्यापक और असीमित होता है। इसलिए कविता इनके बारे में, यानी चिड़िया जो है इनके बारे में नहीं जानती, यानी कि इनकी उड़ान जो होती है रचना की वो हमेशा के लिए बहुत दूर तक यानी व्यापक और असीमित होती है। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। दूसरी है इसमें, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। फूल के माध्यम से कवि ने, यानी कवि कविता की यात्रा पर प्रकाश डाल रहे हैं और चिड़िया की तुलना फूलों से कर रहे हैं। फूल जो है कुछ समय बाद में मुरझा जाते हैं और कविता हमेशा बनी रहती है, इसलिए फूल इसके संबंध में नहीं जानता, यानी इतना फैला प्रसार या फैला हुआ नहीं है। लिखते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाए। यानी कवि कविता को खिलती हुई बता रहा है कि अपने भाव सौंदर्य को लेकर जिस प्रकार फूल अपने रूप रंग व खुशबू को लेकर खिलते हैं, वैसे ही फूलों का खिलना, उसका वातावरण को सुगंधित करना, फिर तय समय पर मुरझा जाना फूलों की प्रकृति व अवस्था होती है। यानी एक समय बाद जो है फूल जो है मुरझा जाते हैं। फूलों के बहाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल एक समय बाद में मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता कभी भी नहीं मुरझाती है। कविता अपने भावों के कारण, सदैव प्रेरणा के कारण तथा अस्तित्व के कारण सदैव खिली रहती है, हमेशा ही खिलती रहती है बिना मुरझाए, यानी फूल की तरह मुरझाती नहीं है, वो बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल जो है बहुत जल्दी मुरझा जाता है कुछ समय बाद में, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। यानी कवि कहना चाह रहा है कि कविता अपने भावों के कारण, संदेश व प्रेरणा के कारण तथा अस्तित्व के कारण हमेशा खिली रहती है और अपनी विशेषताओं की सुगंध फैलाती रहती है। फूल कविता के खिलने का अर्थ नहीं जानता है। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, लेकिन दोनों का खिलना अलग अलग है। जो कविता है वो हमेशा खिली रहती है और जो फूल है वो कुछ समय बाद में मुरझा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार है, यानी एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। शांत रस है और मुक्तक छंद का प्रयोग इसमें किया गया है और कविता की तुलना फूल से की गई है, हालांकि पूरी तुलना ना हो पाई है। यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें, कविता एक
खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यानी कविता की बराबरी केवल एक बच्चा कर सकता है। यानी यहाँ पे कंवर नारायण ने बताया है कि कविता को बच्चे के खेल के समान असीमित व कल्पनाओं की उड़ान के समान माने। बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती है, कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, एक दूसरे कहीं पे भी घर पे जा सकते हैं। वैसे ही रचनाएं असीमित होती है, अप्रत्याशित होती है। यानी कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चा अपना खेल घर बाहर कहीं पे भी खेल लेते हैं, इस घर में उस घर सभी घरों में खेलते हैं, उनके लिए अपने पराया कौन शत्रु है, दुश्मन जो भी है वो कोई नहीं होता, अपना पराया नहीं होता, छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता। उसी तरह कविता भी बच्चों के खेल के समान अपने शब्दों से बाहरी व आंतरिक संसार को मनोभाव देती है। यानी बाहरी और उसमें आंतरिक में दोनों में समान रूप से कार्य करती है। वह शब्दों के खेल द्वारा कहीं भी प्रकट हो जाती है, उसके लिए भी किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। बच्चों की भावना के अनुरूप ही कविता की भावना भी सबके लिए एक समान होती है। यानी कविता की जो तुलना है वो एक बच्चे से की गई है कि जैसे बच्चा होता है जिनमें किसी प्रकार का अपने पराये का भेद, छोटे बड़े का भेद नहीं होता है, उसी तरह जो है कविता होती है। यहाँ पे हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार है, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, मुक्तक छंद है, भाषा सहज लिखी हुई है, इसलिए साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इसमें हुआ है। दूसरी रचना इसमें ये भी देख लेते हैं। इसमें बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी बात सीधी थी, यानी ये काव्यांश जो हैं कोई कंवर नारायण का लिखित काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं, वहाँ से लिया गया है। बात सीधी थी ये यहाँ से लिया गया है इसमें। और कवि कहना चाह रहा है कि हम सीधी सादी बात को कभी कभी क्या है सरल भाषा में ना समझा कर उसको लाक्षणिक बनाना चाहते हैं, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, उसके कारण उसका भाव ही नष्ट हो जाता है। उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं कहना चाहता था, परंतु उचित भाषा का प्रयोग करने से अर्थात भाषाई प्रभाव दिखाने से उसकी सरलता समाप्त हो गई। यानी बात सीधी थी पर एक भाषा के चक्कर में मैंने भाषा में उसमें बनावटीपन लाने के लिए, उसमें और ज़्यादा अलंकारिक बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए मैंने उसके शब्दों को परिवर्तन किया। ज़रा टेढ़ी फंस गई, कोशिश तो की लेकिन वो क्या है भाषा के चक्कर में थोड़ी जटिल हो गई, यानी शब्द जाल में फंस गई। उस भाषा को कह रहे हैं कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। कभी कहना चाह रहा है कि तब उस बात को कहने के लिए मैंने भाषा को अर्थात भाषा का शब्दों को बदलने का प्रयास किया, भाषा को उल्टा पुल्टा शब्दों को काट छाँट कर आगे पीछे किया ताकि सीधी बात सरलता से व्यक्त हो सके। कोशिश की कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, यानी या तो मेरे मन की बात है सहजता से व्यक्त हो जाए या फिर भाषा के जंजाल से छूट कर बाहर आ जाए। इस प्रयास की स्थिति खराब होती गई और भाषा और अधिक जटिल होती गई, मेरी बात उसके जाल में उलझ गई। इस तरह भाषा का चमत्कार दिखने के चक्कर में या दिखाने के चक्कर में मेरी सीधी बात और भी जटिल यानी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। बेहतर यानी अव्यवस्थित रूप से, तमाशबीन होते हैं जो देखने वाले जो लोग होते हैं जो किसी के नहीं होते, उसके लिए कहा कि सारी मुश्किल को, यानी मैंने उसको समझा नहीं, धैर्य से समझता तो शायद उसमें कोई हो जाता। यानी भाषा के चक्कर में फंसी सीधी बात को धैर्यपूर्वक समझने या सुलझाने की कोशिश करने पर वह अधिक उलझ गई। जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर बार बार कसने से उसकी चूड़ियाँ मर जाती। बेहतर कसता चला जा रहा था, ज़्यादा कसोगे तो उसकी चूड़ियाँ खराब हो जाएगी, भाषा प्रभावहीन हो जाएगी।
उसी प्रकार बेवजह भाषा का पेच कसने से बात सहज और स्पष्ट होने के स्थान पर और भी क्लिष्ट व अर्थहीन हो जाती है। यानी कवि कहना चाह रहा है कि इस तरह भाषा को सुलझाने के चक्कर में इसके उलझने को काव्य चमत्कार समझ लोग वाह वाह करने लगेंगे, जो कि मेरी उलझन को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके लिए कहा है, साथ ही उन लोगों पर व्यंग्य भी है जो तमाशा देखने वालों की तरह अर्थ समझने के बिना अर्थ ही अपनी वाही वाही की प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं, शाबाशी से तालियां बजा लेते हैं। ऐसा लगता है कि वो मेरी प्रतिक्रिया पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इसलिए कहा गया, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी बात कहने के लिए उसमें चमत्कार की आवश्यकता है, इसलिए कवि कह रहा है कि बात कहने के लिए उसे चमत्कारी स्वरूप देने के चक्कर में बनावटी भाषा का प्रयोग किया। आखिरकार परिणाम वही निकला जिसका कवि को डर था कि कहीं ना कहीं बात टूट जाएगी। जिस प्रकार पेच के साथ ज़बरदस्ती करने, उसे ज़्यादा घुमाने से उसकी चूड़ी खत्म हो जाती है, उसी प्रकार भाषा पर अत्यधिक कसाव देने या प्रयोग करने से भी बात का प्रभाव या अर्थ जो है दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। जिस तरह चूड़ी खत्म होने पर पेज उसी तरह ठोक दिया जाता है, वैसी स्थिति उसकी हो गई है कि अब परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यानी भाषा में बेकार घूमने लगी, जब ज़बरदस्ती की तो उसकी चूड़ियाँ मर गई, बात प्रभावहीन हो गई। उस प्रकार कवि ने भी भाषा को उसी बनावटीपन के साथ वहीं छोड़ दिया जो व्यर्थ बिना प्रभाव के अस्तित्वहीन भाषा बनकर रह गई। यानी हार कर मैंने उसको वहीं पे ही उसी जगह ठोक दिया, जो बात ऊपर से तो अच्छी लग रही है लेकिन शायद बाहर या अंदर जो है उसमें समस्याएं हो गई। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी और मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? सहूलियत यानी सरलता से, सरल से भी कह सकते थे। कसावट यानी कसाव का अर्थ हो गया कसावट आना भाषा में। यानी उसके लिए कहा है कि ऊपर से ठीक ठाक, जब भाषा को ऊपर से पढ़ते हैं, भाषा की चूड़ी अर्थात अर्थ मरने के पश्चात उसे उसी अवस्था में कील की तरह ठोक दिया जाता है। तब उस भाषा में ऊपर से तो सब ठीक ठाक सुंदर प्रतीत हो रहा था, लेकिन अंदर से भाषा की अर्थपूर्ण कसावट तथा ताकत दोनों ही खत्म हो चुके थे। जो बात कवि भाषा के माध्यम से कहना चाहते थे, वह बात कवि को परिश्रम से आए पसीनों को पहुँचते देख ऐसा लग रहा है जैसे एक शरारती बच्चे की तरह कविता उससे पूछ रही है कि क्या तुमने भाषा को सरलता से, सहजता से उसके साथ व्यवहार करना नहीं सीखा। यहाँ पर कवि व्यंग्य कर रहे हैं कि जिन्होंने भी भाषा की अर्थवता वह सरलता सहजता को खोकर यानी नष्ट कर बनावटीपन एवं कृत्रिमता का प्रयोग किया है, उससे अर्थ का तो अनर्थ होता ही है, स्वयं भाषा भी उससे कभी कुछ नहीं होती है। यानी यहाँ की भाषा भी सरल है, खड़ी बोली है, अलंकारों का उचित प्रयोग हुआ है और छंद मुक्त की लयता भी देखने को मिलती है यहाँ।